हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 11th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की है। इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसाइजेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसाइजेशन की, या प्रीसीजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक यूनिट्स की बात करी थी कि अगर हमको छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी लेंथ मेजर करनी है, या फिर छोटे पार्टिकल का मास या बड़े प्लैनेट का मास मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूनिट्स यूज करते हैं, उसकी बात हमने करी थी। उसके भी प्रीवियस वीडियो में हमने पैरेलक्स मेथड को पढ़ाया था बहुत ही डिटेल में। उसके भी पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी, मतलब कि जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इन सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो स्टार्टिंग से लेकर इसके पहले तक के सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे हम आज बात करेंगे एक्यूरेसी क्या होती है बच्चों। एक्यूरेसी का मतलब यह होता है बच्चों की कोई भी जो वैल्यू है वो कितनी क्लियर है, कितनी एक्यूरेट है, कितनी सही है। और अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लो कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में मान लो हम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ठीक है। मान लो हमने लैब में क्या करा कि जी की वैल्यू का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे जी की वैल्यू का, और जो जी की वैल्यू हम मेजर करेंगे वो जितना इस ट्रू वैल्यू के क्लोज आएगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो जो ऑब्जर्वेशंस मैं लूंगा वो जितना ज्यादा इस ट्रू वैल्यू के पास होगा, क्लोज होगा, जो मेजर्ड वैल्यू हम मेजर करेंगे वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। मान लो कि हमने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस में जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो 9.7 है, 10.0 है, 9.9 है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हैं, एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेसी क्या है, बहुत ही हाई है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्या है, नजदीक है, ज्यादा क्लोज है, 9.7, 10.0, 9.9। तो ये कैसा मेजरमेंट होगा, ये कैसी वैल्यूज होंगी, एक्यूरेट वैल्यू होंगी, क्योंकि ये जो हमने मेजर करा है वैल्यू जी का एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो जी के ट्रू वैल्यू के क्लोज है। क्लियर है। प्रीसाइजेशन की बात करें अगर बच्चों, तो प्रीसाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जो वैल्यू हमको पता चलेगी वो वैल्यू एक दूसरे से कितनी क्लोज है। ठीक है, मान लो हमने ऑब्जर्वेशंस लिया, यहां पे मान लो कि हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, और करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 1.3 एम्पियर, मान लो मिली एम्पियर है, छोटी वैल्यू मिली एम्पियर। दूसरी बार आ रही है I2, ले लो I1, 1.4 मिली एम्पियर। तीसरी बार आ रही है 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, और चौथी बार क्या आ रही है, 1.2 मिली एम्पियर। तो अब बच्चों यहां पे क्या कहेंगे कि प्रीसाइजेशन क्या है, हाई है हमारा,
क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं करंट के, वो क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं। और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसी भी एक्सपेरिमेंट में लिए जाएंगे और वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या है, हाई प्रिसाइजेशन है। ठीक है, तो प्रिसाइजेशन क्या बताता है कि जो किसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितना ज्यादा एक दूसरे से क्लोज हैं। और एक्यूरेसी क्या बताता है कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिया है एक्सपेरिमेंट में वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। क्लियर है सभी को? तो इन दोनों की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? हाउ क्लोज is the measured value to the true value। जो हमने मेजर्ड वैल्यू निकाली है, मतलब जो कि हमने मेजर करके वैल्यू निकाली है, वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। और प्रिसिशन क्या होता है बच्चों? In an experiment, if we take number of observations, then precision tells us how close are these observations टू ईच अदर। यदि किसी एक्सपेरिमेंट में हम ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपस में कितने ज्यादा पास हैं, कितने ज्यादा क्लोज हैं, ये कौन बताता है? प्रिसिशन बताता है। क्लियर है? इसके बाद बच्चों हमको ये पढ़ना है कि एरर क्या होती है। एरर क्या होती है बच्चों? अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो भी हम मेजर कर रहे हैं, तो उस मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी पैदा होती है, जो अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, द अनसर्टेनिटी occur in measurement is known as error। ठीक है, अब बच्चों एरर मेनली हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है सिस्टमेटिक एरर, और दूसरी होती है रैंडम एरर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर की बात करेंगे। सिस्टमेटिक एरर किन किन रीजंस की वजह से जनरेट होती है? पहला रीजन है बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ जाएगी तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे, और इंस्ट्रूमेंटल एरर आने की वजह से सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? पैदा हो जाती है। जैसे कि बच्चों कोई एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट में जो मैं डिवाइस या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं
उस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने में भी एरर हो सकती है, या उस डिवाइस को जब बनाया गया था तो उसके बनाने में भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ ना कुछ त्रुटियां हुई होंगी, तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाती है। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो हमारा थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो होता है उसमें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो क्या होता है, कभी कभी 104 डिग्री सेल्सियस दिखा देता है। कितना दिखा देता है? 104 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसको दिखाना कितना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का जो बीपी होता है बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें ये क्या हो गई, उस थर्मामीटर के बनाने में ही, थर्मामीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो इस थर्मामीटर, इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने में, डिजाइन करने में कोई ना कोई एरर हुई होगी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, इसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर यहां पे पैदा हो रही है बच्चों। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर्स में बच्चों दो स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, वर्नियर स्केल, और एक होती है मेन स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो जीरो होता है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता है, कुछ ना कुछ आगे पीछे रहता है, बट रहना क्या चाहिए? जीरो, दोनों कोइंसाइड करने चाहिए। ठीक है, तो आगे पीछे है, इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को, वर्नियर कैलिपर्स को बनाने में कोई ना कोई एरर हुई है जिसकी वजह से हमारी सिस्टमेटिक एरर पैदा हो रही है। ये दो एग्जांपल हो गए थर्मामीटर और वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होने की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में एरर होने की वजह से सिस्टमेटिक एरर पैदा हो रही है। दूसरी अगर हम बात करें किसकी वजह से पैदा हो सकती है, इसको ए मान लेते हैं, ए पॉइंट है ये, और ये बी पॉइंट। दूसरा किसकी वजह से हो सकता है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, मतलब कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, उसमें गलती होने की वजह से सिस्टमेटिक एरर जनरेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि बच्चों जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, अगर हम उसको मुंह में डाल के टेम्परेचर मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो वो एग्जैक्ट टेम्परेचर हमको बताता है ह्यूमन बॉडी का। लेकिन अगर हम उसको क्या करें, आर्मपिट के पास में रख के टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो क्या होता है, वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो ये क्या है, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, इसकी वजह से, उसमें गलती होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, सिस्टमेटिक एरर जनरेट हो जा रही है। हमको आर्मपिट पे थर्मामीटर को ना प्लेस करके मुंह में प्लेस करना चाहिए, जिससे हमको ह्यूमन बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल पाए। ठीक है, तो ये हो गया इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तीसरा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर पैदा हो जाती है बच्चों, वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर का मतलब हमारी खुद की जो गलती होती है। मान लो हमको थर्मामीटर देखने नहीं आ रहा है, तो जो टेम्परेचर रहेगा वो हम सही ना बता के गलत बताएंगे। मान लीजिए कि डॉक्टर ने बोला कि जाओ थर्मामीटर खरीद लो और तुम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके हमको ले आओ, दिखाओ या बताओ। ठीक है, तो हमने थर्मामीटर खरीद लिया। अब हमको नहीं पता कि थर्मामीटर का टेम्परेचर कैसे देखा जाता है। मान लो हमको ये पता है कि कैसे मेजर किया जाता है, हमने मेजर कर लिया, उसके बाद हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम सही टेम्परेचर नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे बॉडी का उस थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया गया है, तो वहां पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, और दैट इज पर्सनल एरर बच्चों। तो इन 3 रीजंस की वजह से क्या होता है, 3 फैक्टर की वजह से क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर पैदा हो जाती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में, उसमें गलती हो सकती है, या हमारी खुद की गलती हो सकती है, जो चीज हमको पता नहीं है उसको हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम दूसरे टाइप की जो एरर थी हमारी रैंडम एरर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रैंडम एरर, रैंडम एरर क्या होती है बच्चों, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा और V और I के बीच में ग्राफ बना के हमको उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहां हर एक वोल्टेज पे करंट मेजर करेंगे, और हमने मान लो रीडिंग्स ली, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस लिए। कुछ टाइम बाद हम फिर से आते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है, तो दोनों ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हम सेम वोल्टेज पर ही वो ऑब्जर्वेशंस मेजर करेंगे, करंट की वैल्यू मेजर करेंगे, तब भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है उसमें फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या आ जा रही है, एरर आ जा रही है। जितनी बार हम मेजर करेंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यूज आएंगी बच्चों। ठीक है, उसी सेम वोल्टेज पे, सेम पोटेंशियल पे करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो इसका रीजन क्या है, वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशन होने की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होने की वजह से। तो इस टाइप की जो एरर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब यह है बच्चों कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर पा रहे हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर पा रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स है, और इसके द्वारा हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर पा रहे हैं वो क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हो जाएगा, या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो लीस्ट काउंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट value measured by an instrument is known as least count of that इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद बच्चों हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक अपना, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। क्या क्या डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मान लो कि हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और वो क्या है, A1, A2, A3 डैश डैश AN ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं, और अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन निकालूं, अर्थमेटिक मीन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अरिथमेटिक मीन इनका A1 प्लस A2 प्लस
A3 प्लस AN अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, N ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to N A1 अपॉन में N। ठीक है, लिख सकते हैं, सॉरी A1 नहीं होगा, AI होगा, क्योंकि I इक्वल टू कहां तक है, 1 to N। लिख सकते हैं ये हम, ये क्या हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। अब बच्चों हमको समझना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी बच्चों, मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा है जिसमें A1 A2 A3 AN तक हमने मेजरमेंट लिया है, ऑब्जर्वेशंस लिया है। अब इस एक्सपेरिमेंट की एक ट्रू वैल्यू होगी, कोई न कोई ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल मेजरमेंट्स ले, जैसे कि हमने केवल अकेले A1 को ले लिया, तो जो A1 का मैग्नीट्यूड होगा और जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू वैल्यू होगी, उस ट्रू वैल्यू के मैग्नीट्यूड और इस इंडिविजुअल मेजरमेंट के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, दैट इज क्या देगा हमको, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एक इंडिविजुअल मेजरमेंट हमने उठा लिया A1 और इस एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू होगी, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो हमको क्या देगा, एब्सोल्यूट एरर देगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between individual measurement and true value is called as एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मान लो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा जिसमें हमने n मेजरमेंट्स लिए, तो किसी एक इंडिविजुअल मेजरमेंट को उठा ले और उस इंडिविजुअल मेजरमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा और इस एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू का मैग्नीट्यूड होगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर बोला जाएगा। एब्सोल्यूट एरर को बच्चों हम मॉड ऑफ डेल्टा ए से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा ए। मैथमेटिकली अगर इसको हम देखें, मान लो हमने इंडिविजुअल मेजरमेंट पहला क्या ले लिया, A1 ले लिया, A1, तो हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा A1 के लिए, डेल्टा A1 इक्वल टू ये जो इंडिविजुअल लिया है A1, इसका मैग्नीट्यूड मींस A1 माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। और बच्चों मान लो कहीं पे ऐसा देता है कि हमको ट्रू वैल्यू नहीं दी है, इन एब्सेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, मतलब कि मान लो एक्सपेरिमेंट में हमको ट्रू वैल्यू नहीं दी है, तो हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, सब कुछ सेम रखेंगे, ट्रू वैल्यू के जगह पे हमने जो ढेर सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ मेजरमेंट जो लिए हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन निकाला है, ट्रू वैल्यू के प्लेस पे अर्थमेटिक मीन का मैग्नीट्यूड हम रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस ए मीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। किस केस में, जब ट्रू वैल्यू नहीं दी रहेगी।
ठीक है। अगर हम A2 मेजरमेंट को अलग से कंसीडर करें, मतलब कि इंडिविजुअली कंसीडर करें, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? डेल्टा A2 का मॉड इक्वल टू A2 माइनस ए मीन। इसी तरीके से डेल्टा A3 का मॉड इक्वल टू A3 माइनस ए मीन। और ये क्या हो जाएगा फाइनली? डेल्टा AN का मॉड इक्वल टू AN माइनस ए मीन। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद मान लो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल लिया। डेल्टा ए मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? डेल्टा AN हो जाएगा। और कितने हैं इवेंट बच्चों? n है तो n रख दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा A मीन इक्वल टू समेसन I इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ डेल्टा AI अपॉन में n, लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हमको डिफाइन करना था क्या? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। इसके भी पहले हमने बच्चों ए मीन निकाला था। क्या निकाला था? ए मीन निकाला था। रिलेटिव एरर क्या होगी बच्चों? जो एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू होगा और जो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हमने परफॉर्म किए थे उस वैल्यू का जो मीन वैल्यू होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा? रिलेटिव एरर होगा। मतलब कि रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? इसका और इसका रेशियो। ठीक है, ए मीन निकाला था सबसे पहले हमने, रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। ठीक है, रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। ठीक है, इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, एक और बचा है बच्चों परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये क्या होता है? जो रिलेटिव एरर है बच्चों उसको अगर हम परसेंट में डिफाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा परसेंटेज एरर बोला जाएगा। और परसेंटेज एरर को हम डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो रिलेटिव एरर क्या है? मींस फाइनली हमारा डेल्टा ए क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर क्या है बच्चों? ये है डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये क्या हो जाएगा? हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पे हम तीनों टॉपिक्स पे, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर पे एक
न्यूमेरिकल कर देते हैं जिससे हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक एग्जांपल है जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक का ही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया है वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, उसमें दिया है और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो हमको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ये क्या है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है किसका? एक सिंपल पेंडुलम का, और सक्सेसिव मेजरमेंट वो करता है, लगातार रीडिंग लेता है। ठीक है, और ये क्या है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, तो इन सारे सक्सेसिव मेजरमेंट का हम मीन निकाल लेते हैं। टी मीन, टी इसलिए लिख रहे हैं कि क्या है? टाइम पीरियड है ना बच्चों सिंपल पेंडुलम का, तो टी मीन क्या हो जाएगा? ये मान लो T1 है, T2, T3, T4 और T5। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 और कितना है टोटल? 5 है। ठीक, सबकी वैल्यू रख देते हैं। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन में 5, ये आ जाएगा हमारा 2.624 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये इतना आ जाएगा टी मीन। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा बच्चों? एब्सोल्यूट एरर मान लो हर एक मेजरमेंट के लिए लेंगे तो डेल्टा A1 का मॉड क्या हो जाता था? A1 माइनस में A मीन हो जाता था ना, यहां पे ट्रू वैल्यू तो दिया नहीं है, तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा? डेल्टा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 माइनस में टी मीन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, यहां पे कर लेते हैं इसको। डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? T1 कितना है हमारे पास? 2.63 माइनस मीन कितना आया है? 2.62 ले लो, 2.62, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा 0.01 सेकेंड। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? डेल्टा T2, T2 कितना है? 56 माइनस 2.62, ये कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? 0.06 सेकेंड। इसके बाद डेल्टा T3 निकाल लेते हैं मॉड का, ये कितना हो जाएगा? 2.56, सॉरी 56 नहीं है, 2.42 माइनस 2.62, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस में 0.20। मॉड ऑफ डेल्टा T3 क्या हो जाएगा? 2.42 के बाद क्या है? 71 माइनस 2.62, ये कितना आ जाएगा? 0.09। डेल्टा सॉरी ये T4 है, T5 क्या आ जाएगा? मॉड में 2.80 माइनस 2.62, ये कितना आ जाएगा? 0.18। ठीक, ये हमारा क्या निकल आया? एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हमको निकालना है रिलेटिव एरर, तो इसका क्या करेंगे? मीन ले लेते हैं, डेल्टा T का मीन। और बच्चों एक चीज आप ये ध्यान दो कि इसको प्लस कर दो आप, ठीक है,
क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो डेल्टा टी का मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन सब का मीन निकालना है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 और एक और है प्लस 0.18 अपॉन में 5, ये कितना आ जाएगा 0.11 सेकेंड आ जाएगा। ये सॉल्व करने पे हमारा क्या, डेल्टा टी का मीन। हमको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। थोड़ा सा क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का मीन अपॉन में टी मीन इंटू 100%। डेल्टा टी का मीन हमारे पास कितना है 0.1 ले लेते हैं, इसको 1 है, और इसको 2.6 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 26 इंटू 100, यहां भी 100 कर लो परसेंट, तो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 4%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई, आ गई आपकी 4%।